बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन, मैं आमिर डारू। पाकिस्तान गुर्दों की गैर कानूनी ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से सबसे बड़ी मार्केट कंसिडर की जाती है। ये मार्केट किस तरह से ऑपरेट होती है, आज के प्रोग्राम में आपको ये तो हम बताएंगे ही, ये भी बताएंगे कि किस तरह लाहौर पुलिस ने एक गैंग को गिरफ़्तार किया है जो कि लोगों को नौकरियों का झांसा देकर उनके गुर्दे निकाल लेता था। इस गैंग में कौन कौन शामिल है, पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश में क्या क्या इंकशाफात हुए हैं, आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे, हमारे साथ में। महंगाई, गुर्बत और बढ़ती हुई बेरोजगारी हर शख्स का जीना दो भर कर चुकी। इस सब के बीच जराइम पेशा अनासिर की जानिब से कम उम्र नौजवानों को नौकरी का झांसा देना और उन्हें वरगला फुसला कर अपने जाती मफाद की भेंट चढ़ाना मुआशरे की एक खौफनाक हकीकत बन चुका। मुलजिमान ने कम उम्र नौजवान को नौकरी का झांसा दिया और रावलपिंडी ले जाकर बेचारे बच्चे के साथ वो किया जिसे सुनकर आप भी कांप उठेंगे। नौसरबाज गैंग ने अब्दुल्ला को बेहोश किया और उसका गुर्दा निकालकर करोड़ों रुपए में फरोख्त कर दिया। नौकरी की आड़ में ये नौसरबाज गैंग कैसे वारदातें अंजाम देता था, डॉक्टर्स में मौजूद काली भेड़ें आज के प्रोग्राम में बेनकाब। नाजरीन, आप ये खुसूसी प्रोग्राम ध्यान से देखिए। अच्छा जी, ये वो ग्रोह है जो आम शहरियों को, नौजवानों को नौकरियों का झांसा देकर अगवा कर ले जाते थे और वहाँ पे फिर मेडिकल करवाने के बहाने उनके गुर्दे निकाल लेते थे। एक लाहौर से केस सामने आया है, अभी पुलिस की तफ्तीश कर रही है। ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इसमें बहुत सारे मुतासरीन हो सकते हैं। यकीनन जब तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो बहुत सारे लोग सामने आएंगे। तो अब ये केस क्या है, ये अब्दुल्ला नामी नौजवान कौन है, इसे किस तरह से अगवा किया गया, कैसे इसका गुर्दा निकाला गया, पुलिस को इतला कैसे मिलती है और अब पुलिस मुलजमान तक कैसे पहुँचे हैं, ये पूछेंगे। मेरे साथ एसपी इन्वेस्टिगेशन कैंट डिवीजन आफ्ताब अहमद फुलरमान साहब मौजूद हैं। फुलरमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये तो अब्दुल्ला लाहौर से अगवा होता है, गालिबन घर में इसकी को अनबन हुई, ये घर से निकलता है, इसे अगवा करके ये गिरोह लेकर चला जाता है, लेकिन यहाँ पे मुकदमा तो इसके अगवा का दर्ज होता है। कब रिवील हुआ, कैसे पता चला कि ये गिरोह गुर्दे निकालने वाला गिरोह है? ये अब्दुल्ला 15-16 साल का नौजवान है, सीधा साधा सा नौजवान है। तो घर में हल्की फुल्की जैसी वालिद के साथ इसकी तल्ख कलामी हुई तो उस पर ये नाराज़ होके घर से निकलता है। ठीक है, मोबाइल ख़रीदना चाह रहा था ये, मोबाइल ख़रीदना चाह रहा और वालिद ने इनकार किया, नाराज़ होके घर से निकल गया। ये नाराज़ जैसे बाप बेटे की नाराज़गी हो जाती है। आगे फिर इसको इस गैंग का एक बंदा मिलता है जिसने पहले अपना गुर्दा बेचा हुआ था। अच्छा, उसने भी बेचा हुआ था? उसने बेचा, और वो उस गैंग का हिस्सा हो गया। उस गैंग का आगे फिर वो फैसिलिटेटर बन गया। ठीक है। उसने इसको कहा कि यार तुम्हें पैसे भी मिलेंगे, मोबाइल भी मिलेगा, तो नौकरी तुमने करनी होगी। आफ्ताब साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हमारे नौजवान इस तरह से नाराज़ होकर घर से चले जाना या वैसे बाहर घूम फिर रहे होते हैं। ये इस गिरोह ने अब्दुल्ला को टारगेट किया, पहले से जानते थे उसे या राह चलते मुलाकात? जो फैसिलिटेटर वो जानता था। जानता था। ठीक है। उसके बाद ये उसको नौकरी के बहाने पिंडी ले गए। कैपिटल हॉस्पिटल एक बेसिकली एक प्राइवेट छोटा सा हॉस्पिटल है। ठीक है। बुनियादी तौर पे वहाँ पे ये गुर्दों की ट्रांसप्लांटेशन का काम होता है। सिर्फ उन्होंने एक कैमोफ्लाज किया हुआ था कि ये एक हॉस्पिटल है। अच्छा, हॉस्पिटल नहीं था, बराए नाम था, बराए नाम हॉस्पिटल था। ठीक है, रजिस्टर्ड भी नहीं होगा? ऐसा रजिस्टर्ड भी नहीं। ठीक है। तो उसमें जो डॉक्टर्स वहाँ पे एक दो ऐसे डॉक्टर थे जो काम कर रहे थे, उन बेचारों को ये नहीं पता था कि यहाँ पे गुर्दा फरोशी का काम हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ टेस्ट वगैरह होते हैं। ठीक है। टेस्ट होने के बाद फिर एक और प्राइवेट जगह पे ले जाके डॉक्टर्स इनका ऑपरेशन करके गुर्दा निकालते थे। ठीक है। तो वहाँ पे ये अब्दुल्ला को पहले कैपिटल हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ पे इसके सारे उन्होंने टेस्ट करवाए। जो फैसल जो मालिक है उस सारे सेटअप का भी गिरफ्तार है। ठीक है। टेस्ट करने के बाद उन्होंने ब्लड टेस्ट किए, HIV टेस्ट और HCV टेस्ट के इसका उसको मतलब सेहतमंद गुर्दा है कि सेहतमंद गुर्दा। ठीक है, जितने बेसिक टेस्ट थे वो सारे CBC वगैरह सारे करने के बाद फिर उन्होंने, अच्छा इस बच्चे ने पूछा है कि यार मैं तो नौकरी के लिए आया हूँ, तो मेरे टेस्ट क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं वो नौकरी के लिए ये टेस्ट करवाने ज़रूरी हैं, मेडिकल करवाना ज़रूरी है। तो उसके बाद फिर ये नौकरी के बहाने इसको वहाँ ले गए जहाँ पे उन्होंने ऑपरेशन करना था। इसको एनेस्थीसिया दिया। एनेस्थीसिया देने के बाद इसे फिर कुछ याद नहीं है। तो आफ्ताब साहब, वो कौन सी जगह थी जहाँ पे ये ऑपरेट करते थे? वो घर है या वो भी अस्पताल है? पिंडी में ही जगह। उसको भी हम ट्रेस कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी ट्रेस हो जाएगी।
15 साल अब्दुल्ला अपने बाप से लड़कर घर से निकला और गुर्दा ट्रांसप्लांट करने वाले नौसरबाज गैंग के हत्थे चढ़ गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान कम उम्र नौजवानों को नौकरी का झांसा देकर रावलपिंडी बुलाते, बेहोश करते और ऑपरेशन करके गुर्दा निकाल लेते थे। पुलिस को इस संगीन वारदात की इत्तला कैसे मौसूल हुई, आइए जानते हैं। इस बच्चे का ऑपरेट कर लिया, झांसा दिया नौकरी का, मोबाइल उसकी ज़रूरत थी, मोबाइल उसे लेके दे दिया, फिर ये रिवील कैसे हुआ, आप तक इतला कैसे पहुंची? एक तरफ तो इसका अगवा का मुकदमा लाहौर में दर्ज हो चुका हुआ था, फिर ये बच्चा पुलिस तक कैसे पहुंचा? हम चूँकि मुसलसल इसको फॉलो कर रहे थे, इसके लिए वेट कर रहे थे, पिंडी जा रहे थे, हमें पता चला कि कैंट कचहरी में कुछ वकील हजरात इस बच्चे का 164 का बयान करवाना चाहते हैं कि इसने कि जी मुझे किसी ने अगवा नहीं किया और मैंने अपनी मर्जी से किया और सब कुछ किया। नहीं, उसमें 164 का बयान ये होना था कि अपनी मर्जी से मैंने गुर्दा दिया। जी, वो उन्हीं गैंग्स ने फिर वकला को हायर किया कि आप इसका 164 का बयान करवा दें ताकि हमारी जान छूट जाए। ठीक है। इसी दौरान में मनावा पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन विंग को पता चला है कि ये गेम हो रही है। ठीक है। ये फौरी तौर पे उधर पहुंचे और उन वकीलों से इस बच्चे को बकायदा छीना है। अच्छा। और मैजिस्ट्रेट साहब को बताया कि सर असल सिचुएशन ये है कि ये बच्चे का अगवा का पर्चा है और ये इसकी गैर कानूनी ट्रांसप्लांटेशन हुई है। ठीक है। तो इस वजह से इसकी स्टेटमेंट इनके पेरेंट्स की मौजूदगी में होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, उनको पता होना चाहिए क्योंकि अभी उसकी उम्र ही 16 साल है। जिस पर मौजूद अदालत ने बिल्कुल कहा, उन्होंने कहा जी नहीं इसके पेरेंट्स आप लाएं तो फिर ये सारा कुछ होगा। फिर इस दौरान पेरेंट्स को बताया गया और फिर इसकी हालत, अच्छा उस वक्त ये तकरीबन नशे की हालत में था, एनेस्थीसिया का टाइम लगता है खत्म होने में। जब ये सेटल हुआ, स्टेबल हुआ, तो फिर इसका दोबारा 164 का बयान हमने करवाया पेरेंट्स की मौजूदगी में। फिर उसने सारी कहानी बताई। फिर उसने सारी कहानी बताई, कैसे लाहौर से किस तरह से ले जाया गया, टेस्ट हुए, ऑपरेट हुआ, किसने किया मेरे साथ, ये किसने किया, तो वो सारे नाम फिर सामने आए। अब वो जो बयान है 164 का, वो एक एडमिसिबल एविडेंस है उन तमाम लोगों के खिलाफ जिसमें इसने। तो ये बच्चा सबको पहचानता है, जिन लोगों ने, जिन डॉक्टर्स ने, सर्जन्स ने, फिजिशियंस ने, ज़्यादातर लोगों को पहचानता है। मोस्टली पहचानता। तो फिर आप लोगों ने अभी तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया? अभी तक 6 गिरफ्तार हैं। 6 गिरफ्तार। इनमें कौन कौन है? मतलब ये हेल्पर्स हैं इनके? मेन इन्वेस्टर है, ठीक है, पिंडी का, ठीक है, जिसका नाम फैसल है। फिर उसके साथ वो जो दूसरा उसका साथी है, फिर जो फैसिलिटेटर है, वो सारे गिरफ्तार हैं। लेकिन इस पूरी गेम को बनाने वाला जो इन्वेस्टर है, जो लैब का मालिक भी था, तो वो अरेस्ट है। इस गैंग में मुलव्विस मुल्जिमान कितने ताकतवर थे, इसका अंदाजा पुलिस की तफ्तीश में सामने आने वाली इस बात से लगाया जा सकता है कि मुल्जिमान ने किडनी ट्रांसप्लांट के इस संगीन जुर्म को कानूनी शक्ल दी और कम उम्र बच्चे से एतराफी बयान लेने की कोशिश की। पुलिस इस गुर्दा फरोश गिरोह में शामिल 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर चुकी। रावलपिंडी में मौजूद लेबोरेटरी किन नाजायज सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होती थी, आइए इन वारदातों का मजीद अहवाल मुल्जिमान की जुबानी सुनते हैं। मुल्जिमान जिसमें से एक उस लेबॉरेटरी का मालिक है जहाँ पे ये गैर कानूनी गुर्दा फरोश जो आते थे और जिनके गुर्दे निकाले जाते थे उनके टेस्ट किए जाते थे। उसके बाद फिर एक और जगह है जहाँ पे ये ऑपरेट किया जाता था और गुर्दे निकाले जाते थे। मालिक इसका नाम फैसल है, एक इसका पार्टनर है, वो दोनों ही ये मालिक हैं और दोनों चूँकि ये पार्टनर्स हैं। तो इनसे हम सबसे पहले बात शुरू करते हैं, क्योंकि इन्हें तो पुलिस ने पकड़ लिया। हमने पहले भी इससे पहले बात की, इससे पहले भी कार्रवाइयाँ की गई, हेल्पर्स पकड़े जाते हैं, जो फैसिलिटेटर्स हैं वो पकड़े जाते हैं, लेकिन जो असल लोग जो ये काम करते हैं, वो सर्जन्स, वो डॉक्टर्स, वो फिजिशियंस जो ये गुर्दा निकालते हैं, उन तक पुलिस नहीं पहुंच पाती। बहरहाल इनसे बात शुरू करते हैं। फैसल, किस नाम से तुम्हारी लेबॉरेटरी? कैपिटल के नाम से। कैपिटल के नाम से। ये पिंडी में? जी जी। पिंडी शहर में? जी जी। कब से बनाई हुई? 1 साल से। 1 साल से। और बनाने का मकसद क्या था? यही काम था? नहीं सर, गुर्दे मेडिकल टेस्ट होते हैं उसमें। मेडिकल टेस्ट होता है, रूटीन के टेस्ट होते हैं। तो तुम मेडिकल की फील्ड से हो? जी जी। अच्छा, इससे पहले क्या करते थे? लेबॉरेटरी में ही था मैं पहले भी। पहले किसी और लेबॉरेटरी में थे? जी जी। ठीक है, उसके बाद अपनी बना ली? अपनी बना ली। ठीक है, ये काम कब से शुरू किया हुआ है? सर मुख्तलिफ डॉक्टर्स आते थे वहाँ पे टेस्ट करवाने के लिए, तो उनके साथ वही टेस्ट करवाते, फिर उसके बाद बंदे लेकर आते थे वो टेस्ट करवाने। ठीक है, तो तुम कह रहे हो 1 साल से तुमने बनाई हुई है। अभी तक कितने ये वाले केसेस किए हैं? एक तो तुम्हारे वो टेस्ट हैं जो रेगुलर चल रहे हैं, जो मेडिकल के टेस्ट हैं, 70-75 लोगों के गैर कानूनी ये जो जिनके गुर्दे निकाले जाते हैं वो तुम टेस्ट कर चुके हो? टेस्ट कर चुके हैं।
अच्छा, तो तुम्हें ये भी पता होगा क्योंकि ये पूरा नेटवर्क है, उन डॉक्टर्स के साथ तुम राब्ते में होगे कि इनमें से जो 70-75 जो तुमने टेस्ट किए वो सबके गुर्दे भी निकाले गए? ये कंफर्म नहीं, तो डॉक्टर शहजाद और डॉक्टर अवैस इस बात को जानते हैं। अच्छा, ये डॉक्टर्स कौन है, ये कहाँ पे होते हैं? ये होते कहाँ पे इस बात का पता नहीं, लेकिन ये पूरा उधर आते थे हमारे लेबॉर्ट्री में, तो वहीं से चले जाते थे बार तो बार। ये आने से पहले ये बताते थे कि ये हम इस मकसद के लिए लेकर आए? तुम्हें किसी और ने बताया वो खुद आते थे बंदे लेकर के, इनके ये टेस्ट वगैरह कर लो। या तुम्हें सिर्फ क्लाइंट से गर्ज थी कि मेरे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं? जी सर। ये जो जिन डॉक्टर्स का तुमने नाम लिया है, ये जो गैर कानूनी गुर्दे निकालते हैं, कहाँ पे निकालते हैं? उनका वो सेटअप किधर है? सेटअप का नहीं पता इस वजह से। सेटअप का नहीं पता। नहीं सर, वो सिर्फ टेस्ट करवा के वही से मुख्तलिफ लड़के लेकर आते थे, टेस्ट करवा के तो तुम्हें पता कैसे चला कि ये आम पेशेंट नहीं है, ये वो क्लाइंट्स नहीं है, ये वो लोग हैं जिनके गुर्दे निकाले जाने हैं? ये कैसे पता चला? मुख्तलिफ पेशेंट लेकर आए थे अल्ट्रासाउंड के लिए, तो उससे पता चल गया। उससे पता चल गया था? तो वो ये किस तरह के लोग होते हैं जिनके गुर्दे निकाले जाते हैं? छोटी उम्र के लोग होते हैं, या अनपढ़ लोग होते हैं, दरमियाने दरमियानी उम्र के लोग होते हैं? बहुत सारे ऐसे होते होंगे जिनके टेस्ट होते होंगे, वो टेस्ट क्लियर ही नहीं करते होंगे, पास ही नहीं करते होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अब तक कितने पैसे बनाए हैं तुमने? कोई 50 लाख है। 50 लाख रुपए अभी तक कमा लिए हैं तुमने। ठीक है, इसमें से तुम्हारा कोई अलग से कमीशन भी होता था? नहीं सर, तुम्हारा कमीशन नहीं होता था, तुम्हारा सिर्फ ये काम था जिनके गुर्दे निकालने होते थे वो लेकर आते थे डॉक्टर्स खुद ही लेकर आते थे, या उन्होंने आगे कोई टीम बनाई हुई, आगे फैसिलिटेटर्स थे? डॉक्टर खुद लेकर आते थे, तकरीबन 2-3 बंदे उसके और थे, वो भी लेकर आते थे। ठीक है, तो उन डॉक्टर्स को तुम जानते हो अच्छी तरह से? जानता हूँ सर। हाँ, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि वो डॉक्टर्स कहाँ होते हैं, उनका घर बार किधर है, नहीं, वो fake doctors ये हैं, घिनौना काम करते कहाँ पे थे, उनका सेटअप किधर है, कोई अस्पताल के अंदर करते थे, किसी प्राइवेट घर के अंदर करते थे, तुम्हें पता होगा ना सारा? नहीं सर, वो लेबॉर्ट्री आके वहीं से बार चले जाते थे, उनका अपनी जगह नहीं बताया। फैक्ट्री का मालिक और इस केस में शामिल मुलजिम फैसल अपने इंटरव्यू में इस बात का एतराफ कर चुका कि वो गुर्दा फरोशी के इस मकरू धंधे से 50 लाख रुपए से जायद रकम कमा चुका है। अफसोसनाक बात ये थी कि इस गुर्दा फरोश गैंग में कई डॉक्टर्स और सर्जन शामिल थे। अपने मुकद्दस पेशे को इस 2 नंबर धंधे में झोंकने वाले ये सफाक मुलजिमान किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन करने के कितने पैसे लेते थे? मुलजिमान नौजवानों के गुर्दे निकाल कर किन मुल्की और गैर मुल्की अफराद को फरोख्त करते थे? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मुलजिमान के तमाम जराइम का पर्दा चाक हो गया। डॉक्टरों में आप देखें कि एनेस्थीसिया वाले स्पेशलिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, सर्जन हैं, जनरल फिजिशियन हैं, कि सारी एक टीम है जो मिलके उसको हैंडल करती है। प्री ऑपरेशन इधर जो उसके टेस्ट होते हैं, ठीक है, फिर ऑपरेशन करने वाली, फिर पोस्ट ऑपरेशन केयर वाली टीम ऐसी। तो ये कोई तकरीबन 14 लोगों की टीम है। अच्छा, जिसमें ये सारे आप बता रहे हैं सर्जन्स भी हैं और ये क्वालिफाइड लोग हैं? क्वालिफाइड लोग, और ये डॉक्टर्स हैं, जाहिर है। ठीक है, अच्छा, ये सारे इस घिनौने धंधे में सारे मुलव्विस हैं, शामिल हैं, और इनके बगैर होता ही नहीं है, जाहिर है। वो मेन उसमें जो टूल है, वो डॉक्टर फवाद मुमताज पहले भी गिरफ्तार हुआ, 18 महीने जेल रह के आया, अभी उसने फिर वही धंधा शुरू कर दिया। ये डॉक्टर फवाद मुमताज ये लाहौर का है, किसी का रहने वाला है, पिंडी में ये धंधा करता है, और इसी जुर्म में गिरफ्तार हुआ था? इसी जुर्म में, और फिर बाहर आ गया। बाहर आने के बाद 18 महीने बाद ये वापस आ गया। वापस आने के बाद उसने फिर वही काम शुरू कर दिया। ये तकरीबन जो डोनर है उसको 1.5 से 2 लाख देते हैं। ठीक है, जिस 1.5-2 लाख में फैसिलिटेटर वाला जो एजेंट है वो भी हिस्सा लेता है। इस बच्चे को, अब्दुल्ला को 2 लाख रुपए मिला? नहीं, इसको कुछ भी नहीं इसको कुछ नहीं मिला, इसको सिर्फ इन्होंने मोबाइल फोन और चंद हज़ार रुपए दिए, और बाकी जो फैसिलिटेटर है वो खा गए। अच्छा, और आगे गुर्दा फिर ये 1 करोड़ रुपए का बेचते हैं। 1 करोड़ रुपए का बेचते हैं उसमें। अब इस बच्चे का गुर्दा जिसे लगाया गया या लगाया जाना था, वो शख्स सामने आ सका? मोस्टली ये वो लोग हैं जो मशरिक़ वस्ता से, बाहर के ममालिक से इधर आते हैं। वो अलग टीम है जो उनको एंगेज करती है, और फिर वो इधर वाली टीम के साथ इनका राब्ता होता है। ठीक है, और ये पूरे एक, मैं ऐसे कहूँगा कि ये बैनुल-अक़वामी गैंग है ऐसे जो ये काम कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें पाकिस्तान की बदनामी होती है। अब देखें दुनिया के बाकी मुल्कों में इस तरह क्यों नहीं हो रहा, पाकिस्तान में क्यों हो रहा है? ये ब्लैक मार्केट है एक तो। सेकेंडली ये है कि पाकिस्तान बदनाम है, ऑलरेडी बदनाम है। बाहर के ममालिक से किसी ने अगर गुर्दे का इलीगल ट्रांसप्लांट करवाना है तो वो पाकिस्तान ही आता है, और ये मार्केट बड़ी अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये मार्केट बनी हुई है, खास अर्जे से बनी हुई है। तो इस अब्दुल्ला का गुर्दा वो भी लगाया जाना था किसी बाहर, लग गया हुआ है? अच्छा, वो शख्स कौन है जिसे लगा है? कोई पता नहीं, अभी तक कुछ नहीं पता। वो डॉक्टर बताएंगे जिन्होंने वो सारी, मिडल ईस्ट से, दुबई या इस साइड से कोई शख्स था, पाकिस्तानी था या कोई फॉरेनर ही था?
موسٹلی ان کے جو کسٹمرز ہیں وہ فارنرز ہیں. فارنرز ہی ہیں. بیکاز پاکستان میں اگر گردہ ٹرانسپلانٹ ہونا بھی ہوتا ہے تو جو قانون ہے ٹرانسپلانٹیشن کے پاکستان میں اس میں صرف بلڈ ریلیشن والا دے سکتا ہے. ایسی باپ بھائی بیٹا کزن, اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو جب آپ بلڈ ریلیشن سے ڈونیشن لیں گے تو ظاہر اس میں پیسے نہیں دیے جاتے ایسی اور غریب آدمی بھی وہ افورڈ کر لیتا ہے. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ اس آپریشن کی کامیابی کے چانسز بہت زیادہ ہیں کیونکہ ڈی این اے دونوں کا سیم ہے. یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے جو آپ نے بتایا. یہ لوگوں کو سمجھنا ہے, جو لوگ لگوانے آتے ہیں انہیں بھی سمجھنا ہے. گردے تو لگوا لیتے ہیں لیکن اس کے بعد کمپلیکیشنز رہتی ہیں. ہم نے خود ایسے بڑے کیسز دیکھے ہیں. مسلسل پھر وہ دوائیوں پہ چل رہے ہیں, وہ دوائیوں پہ چلتے ہیں اور چانسز بہت کم ہوتے ہیں کہ اسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ راس آ جائے. وہ راس ہی نہیں آتا. انسانی جسم جو ہے اس میں آپ کوئی فورن باڈی انٹر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو انسانی جسم کی ایک خصوصیت ہے کہ یہ اس کو ریپیل کرتی ہے, ریئیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو سپریس کرنے کے لیے پھر انہیں بہت زیادہ وہ میڈیسنز دیتے ہیں. لیکن اگر وہ ڈی این اے سیم ہے تو ڈی این اے سیم ہونے میں باڈی اس کو ایکسیپٹ کرنے میں زیادہ ہیزیٹیشن نہیں کرتی. ایسے جیسے باپ اور بیٹے کا اگر یا ماں اور بیٹے کا آپس میں ٹرانسپلانٹیشن کڈنی کا ہوتا ہے تو ہمارے سامنے کئی مثالیں وہ کامیاب ہوئے. یہ گردہ فروش گینگ ایک بین الاقوامی گینگ تھا جس میں شامل ڈاکٹر اور سرجن پاکستان اور پاکستان سے باہر بیٹھے افراد سے رابطہ کرتے, ان سے 1.5 کروڑ میں کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنے کی ڈیل کرتے اور انہیں راولپنڈی بلا کر خفیہ مقام پر آپریشن کرتے تھے. ڈاکٹری کے شعبے میں موجود ایسی کالی بھیڑیں اس مقدس پیشے کی بدنامی کا سبب بن رہی ہیں. گینگ میں شامل صفاق ملزمان 15 سالہ عبداللہ کو کیسے ٹریپ کیا تھا, آئیے ملزم سے جانتے ہیں. اب اس عبداللہ کا مجھے بتاؤ, یہ تمہارے پاس کب آیا تھا؟ یہ تقریباً پچھلے مہینے میں آیا تھا. پچھلے مہینے آیا تھا. تو اسے دیکھ کے لگ رہا تھا کہ اپنی مرضی سے آیا یا زبردستی لایا گیا تھا؟ 2 بندے آئے تھے ان کے ساتھ. 2 بندے تھے, عامر اور صفیہ. یہ لوگ کون ہیں؟ شہزاد کے بندے ہیں. ڈاکٹر شہزاد کے بندے ہیں. تمہیں یہ بتایا گیا تھا کہ اسے لاہور سے ہم اغوا کر کے لے کر آئیں؟ انہوں نے ان کے ٹیسٹ کرنے ڈاکٹر شہزاد میں یہاں بھجوایا. اور تمہیں پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ ہے, اس کے گردے نکالنا ہے؟ جی جی. تمہارا ایک دفعہ بھی ضمیر جاگا نہیں کہ تم ان لوگوں کو بتا دو؟ یہ کوئی معمولی جرم تو نہیں ہے نا؟ وہ خود ہی لے کر کیا کر سکتے ہیں. لیکن تمہیں جب پتا تھا جی سر کہ اس کا گردہ نکالنا ہے اور اس میں اس کی مرضی شامل نہیں ہے, یہ فرض راضینامے سے خود ہی راضی نامے سے آیا. اس بچے کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ وہ راضی نامے سے آیا ہو؟ صرف سمپل ایک ٹیسٹ کیا بس چلے اب پولیس نے تمہیں کیسے پکڑا, کب پکڑا؟ ادھر لیبارٹری میں تھے ہم. پولیس کو اطلاع کیسے ملی؟ یہ نہیں پتا سر. یہ نہیں پتا. تم روٹین کا اپنا کام کر رہے تھے, پولیس نے آ کے پکڑ لیا. جی جی. اس کے بعد تم مان گئے سب کچھ. جی جی. پولیس نے جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں انہوں نے تم سے ڈاکٹرز کا سارا پتہ شتہ پوچھا ہوگا. جی جی. تم ہیلپ کرو گے ان کی؟ ضرور کرنی چاہیے نا. جی ضرور. شکل سے تم شریف آدمی لگتے ہو اور اب تم دروازہ ہو اس ساری خرابی کی جڑ کا. تم دروازہ ہو. سب سے پہلے تمہارے پاس لوگ آتے ہیں, یہاں سے ٹیسٹ ہوتے ہیں, پھر آگے جاتے ہیں. اگر تم اس میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں بھی ہو لیکن تمہیں لگتا ہے کہ ان لوگوں کو پکڑا جانا چاہیے. جی سر ہیلپ کریں گے ضرور. لوگوں کی زندگیاں ختم بھی ہوتی ہیں, لوگ مرتے بھی ہیں اس آپریٹ کے دوران. ڈاکٹرس کو پتہ ہے. اب ایک چیز بتاؤ, یہ جو لوگ لگواتے ہیں یہ گردہ, یہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ سر یہ ڈاکٹرس کے مختلف بندے ہوتے ہیں. مختلف لوگ ہوتے ہیں ڈاکٹر شہزاد کے بندے ہوتے ہیں. لیکن وہ پاکستانی ہوتے ہیں یا غیر ملکی ہوتے ہیں؟ کبھی غیر ملکی بھی ہوتے ہیں, پاکستانی. وہ بھی آتے تھے ٹیسٹ کروانے کے لیے؟ نہیں نہیں سر. وہ یہاں پہ نہیں آتے؟ یہ پورا کیس ڈاکٹرز کی بددیانتی کا شاخسانہ ہے. چند پیسوں کے لیے اپنے ضمیر کو بیچنے والے ایسے ناسوروں کے خلاف کارروائی عمل میں لانا ریاست کی ذمہ داری ہے. کیا ایسے جرائم پیشہ عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لا کر انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا جائے گا؟ پولیس کڈنی ٹرانسپلانٹ کی ان سنگین وارداتوں میں کتنے ڈاکٹرز کو نامزد کر چکی؟ آئیے ایس پی انویسٹیگیشن سے جانتے ہیں. بڑا اچھا آپ نے کام کیا آفتاب صاحب. اس سے پہلے بھی بڑی دفعہ ایک اتھارٹی بھی بنی ہوئی ہے ہوٹا کے نام سے, وہ بھی کام کر رہی ہے. بالکل کر رہے ہیں. تو یقیناً ہم آپ کو اپریشیٹ کریں. اصل جو مجرم ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں جو اپنے پیشے کے ساتھ بھی بددیانتی کر رہے ہیں. وہ ہمیشہ بچ جاتے ہیں اور آپ جیسے پولیس آفیسر سے ہمیں پوری امید ہے کہ ان ڈاکٹرز تک بھی پہنچا جائے گا. تو اس پہ بھی کوئی کام کر رہے ہیں آپ؟ جی میں آپ کو ڈاکٹرز کے نام بتا دیتا ہوں جو یہ سارے کام کر رہے ہیں. اس میں ڈاکٹر محمد شہزاد, ڈاکٹر فواد ممتاز, ڈاکٹر محمد اویس, ڈاکٹر محمد اسلام, ڈاکٹر محمد ظفر. یہ سارے ڈاکٹرز ہیں جو اس گینگ کا حصہ ہیں, اس دھندے میں شامل ہیں. اور ہم نے باقاعدہ ابھی ان کو وارنٹ گرفتاری لینے, ہم نے ان کو اریسٹ کرنا ہے.
बिकॉज ये एक मेडिकल के मुकद्दस शोबे को बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। डॉक्टर का ये काम तो नहीं है कि गुर्दों की नाजायज़ खरीदो फरोख्त में और गैर कानूनी ट्रांसप्लांटेशन में इंस्ट्रूमेंटल बन जाए। तो अब आपने ये बताया कि 2-2.5 लाख रुपए आम तौर पर ये जिसका गुर्दा निकाला जाता है उसे दे दिए जाते हैं, फिर जिसे गुर्दा बेचना होता है 1 करोड़ पे उससे लिए जाते हैं गुर्दे के, खाली गुर्दे की जो फी है वो इतनी है, तो अपनी ज़िंदगी की कीमत दे रहा है। हाँ, वो अपनी ज़िंदगी की कीमत है। उसके अलावा डॉक्टर्स की फ़ी अलग है। तो इस सारे प्रोसेस में या एक ऑपरेशन में, इस इलीगल ट्रांसप्लांट में कितना खर्चा आता होगा? देखें, खर्चे से मुराद ये है कि अब जो डॉक्टर एनेस्थीसिया वाले, रेडियोलॉजिस्ट या बाकी डॉक्टर हैं, ये आम से बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं क्योंकि उनको भी पता गैर कानूनी काम कर रहे हैं। ठीक है। तो वो 1 करोड़ रुपए इसी पूरे नेट के दरमियान ही तकसीम होता है। अच्छा। जिसमें सर्जन सबसे ज़्यादा पैसे लेता है क्योंकि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। 1.5 से 2 मिलियन रुपए तो उसकी फ़ी होती है जी। 15 से 20 लाख रुपए बोले। 20 से 25 लाख 20 से 25 लाख सर्जन लेते हैं। ठीक है। एनेस्थीसिया वाला बहुत ज़्यादा लेते हैं, रेडियोलॉजिस्ट। अब बिकॉज ये इस धंधे में ज़्यादा जो प्रॉफिट है, जो ज़्यादा पैसे हैं, वो इन लोगों को माइल कर लेते हैं कि वो इसमें शामिल हो जाए। ठीक है। एक ऑपरेट किया, 20-25 लाख रुपए लिया और जी, किसी की ज़िंदगी जाए ना जाए, इन्हें किसी से कुछ सरोकार नहीं। तो अब मुझे बताएं कि मज़ीद इंकशाफात क्या हुए हैं। ये तो एक केस है जो हमने डिस्कस कर लिया, जिसकी बुनियाद में आपने इस गैंग को पकड़ा। कोई मज़ीद और लोग भी सामने आए हैं जो मुतासरीन हैं, जिनके साथ इस तरह से फ्रॉड करके उनका गुर्दा निकाला गया? बुनियादी तौर पे इसी केस को चैलेंज के तौर पे ले रहे हैं। ठीक है। क्योंकि इसमें 164 का बयान करवाना भी उसी सिलसिले की कड़ी है कि हम मजबूत शहादतें इकट्ठी करके इन लोगों को सज़ा करवा सकें। मैं इसमें क्वांटिटी नहीं, मैं क्वालिटी की तरफ जा रहा हूँ कि हम, चूँकि इसमें जो मुद्दई है आल तो वो गरीब आदमी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एग्रीव्ड है। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम उस मुद्दई के ताउन से ना सिर्फ इनको बाकियों को गिरफ्तार करेंगे, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि इनकी सज़ा याबी हो, कन्विक्शन हो, उनकी ज़मानत जल्दी ना हो। लेकिन यकीनन ये जिस तरह से आप बता रहे हैं, सेटअप बना के वहाँ पे बैठे हुए हैं, जिस तरह डॉक्टर्स की टीम है इनकी, प्री ऑपरेशन, फिर पोस्ट ऑपरेशन, उसके बाद लॉयर्स की टीम है, तो ये तो हो नहीं सकता कि ये पहला केस हो। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों के साथ ही सब कुछ कर चुके होंगे, तो इस पर भी तफ्तीश हो रही है। उसकी भी तफ्तीश कर रहे हैं और हम वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं जिससे पता चल सके कि इन्होंने पहले किन किन लोगों के गुर्दे इस तरह चोरी करके आगे ट्रांसप्लांट किए। अगर पाकिस्तान में किसी का ट्रांसप्लांट हुआ है तो हम उसको भी बुलाएंगे कि वो बताएं। आखिरी बात आफ्ताब साहब, कोई भी शख्स बैरून मुल्क से आता है, ज़ाहिर है उसकी ट्रैवल हिस्ट्री होती है, वो क्या कहकर आया, इस मुल्क में दाखिल हुआ, वो फिर ऑपरेट करवा के गुर्दा लगवा के जा रहा है। हमारी जो एयरपोर्ट सिक्योरिटीज़ हैं उन्हें इस बात का इल्म नहीं, या वो भी मैं ये समझ रहा हूँ इस हमाम में सारे नंगे। आप ठीक कह रहे हैं, मैं ये समझता हूँ, लेकिन अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उनके तमाम शहरियों को आज़ादी है कि वो वीज़ा लगवा के आ सकते हैं, पाकिस्तान में स्टे कर सकते हैं, ऐसे वो विजिट वीज़ा पे भी आ सकते हैं। बल्कि एंट्री है जी, यहाँ पे आएंगे तो ऑन अराइवल वीज़ा, ऐसे ऑन अराइवल वीज़ा भी ठीक है। तो उसके बाद अगर वो गुर्दा लगवा के जा रहे हैं तो किसी स्कैनिंग मशीन में आप ये तो नहीं कह सकते आप गुर्दा लगवा के जा रहे हैं जब तक कि इतला ना मिल जाए। अगर इतला मिल जाए तो फिर उसमें ऑफ कोर्स FIA भी काम करेगी, पुलिस भी काम कर रही है, इमिग्रेशन वाले भी काम करेंगे। अगर इतला मिल जाती है तो वो फिर देखें, कोई गुर्दा लगवा कर जाएगा तो वो बिल्कुल उस हालत में वापस नहीं जाएगा जिस हालत में वो आया था, नहीं, वो एज ए पेशेंट जाएगा। वो गुर्दा लगवा के उसके बाद जब वो स्टेबल होता है तो फिर वो ट्रैवल करता है। इसका मतलब है कि इसमें जो वो शख्स जिसे गुर्दा लगा था वो अभी तक पाकिस्तान में होगा। देखिए, ये जो पर्चा दर्ज हुआ है इसे कुछ दिन हो चुके हैं और उसमें ये हमारी तफ्तीश का आगे हिस्सा है कि ये जो पोस्ट ऑपरेशन केयर उसे देते हैं ये किस जगह पे देते हैं। प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि ये सारे जो मराहल हुए हैं ये पिंडी में हुए हैं और हम इसमें इस वजह से इंटरफियर कर रहे हैं, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं बिकॉज जो बच्चा अगवा हुआ है वो लाहौर से हुआ है, अदरवाइज इनका जो सारा मरकज है वो तो पिंडी में है, वो पिंडी में है, इनके हॉस्पिटल, इनकी लेबॉरेटरी, इनके डॉक्टर्स। लेकिन एयरपोर्ट्स पे भी तो इसकी इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। अगर फौरी तौर पर पता चल जाए वो शख्स कौन है जो गुर्दा लगवाने आया था, अगर वो पाकिस्तान में अभी है तो उसे पकड़ा जा सकता है, रोका जा सकता है। ये ना हो कि कल को वो भी फैसिलिटेटर बन जाए और बाहर से वो भी फिर इन्हें क्लाइंट्स ला कर दे, ये भी तो हो सकता है। पॉसिबिलिटी किसी चीज़ की भी रूल आउट नहीं की जा सकती।
संगीन नौयत के केस में खतरनाक गैंग को बेनकाब करके पुलिस ने अपनी मुस्बत कारकर्दगी का सबूत दिया। इस गुर्दा फरोश गैंग में शामिल चंद डॉक्टर किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए गैर मुल्कियों को कैसे धोखा देते थे। आइए इन वारदातों का मजीद अहवाल पुलिस की हिरासत में मौजूद दूसरे मुल्जिमान से जानते हैं। अकबर, कितने गैर मुल्की हैं जो अभी तक आए हैं तुम्हारी लेबोरेटरी में? सर मेरी मौजूदगी में तो कोई ऐसा गैर मुल्की नहीं आया। तकरीबन आज से साल पहले हमारी पार्टनरशिप हुई थी मेरी इसके साथ, फैसल के साथ? जी हाँ। मैं वहाँ पे एज ए एक्सरे टेक्नीशियन जो है ना काम करता था एक लेबॉर्ट्री में। तो तब मुझे फैसल ने ऑफ़र करवाई थी कि यहाँ पे अगर हम मिल के कोई लेबॉर्ट्री बनाए तो इस मशवरे से फिर हमारी लेबॉर्ट्री बनी। और लेबॉर्ट्री बनाने का हमारा जो मेन मकसद था वो ये था कि लोगों की खिदमत करना। अच्छा, नहीं खिदमत तो आप लोगों ने बड़ी की। बिल्कुल। हमारा जो तकरीबन साल पहले ही हमारी लेबॉर्ट्री बनी और इसके कुछ माह गुजरने के बाद तकरीबन कोई मे बी 7-8 माह बाद मुझे इसके ऊपर कोई डाउट हुआ, क्योंकि इसके पास नहीं, किस पे डाउट हुआ? फैसल पे? जी, फैसल पे डाउट। क्या डाउट हुआ? डाउट ये हुआ सर कि हमारे पास वहाँ पे कोई डॉक्टर्स कुछ आ रहे थे जो कि ख़ुद को के डॉक्टर शो करवाते थे। ठीक है। कि हम में काम करते हैं, रावलपिंडी जो है वहाँ पे हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं। दरअसल वो वहाँ पे काम नहीं करते जी। और हमारे पेशेंट्स होंगे वो हम आपके पास भेजेंगे तो आप उनके टेस्ट कर दिया करें। तो वो जब एक बार ऐसे हुआ कि हम वहाँ पे अक्सर MSc में मार्केटिंग करने के लिए जाते हैं लेबॉर्ट्री की, तो वहाँ पे जो जगह उन्होंने बताई थी वहाँ पे उस नाम का कोई किसी किस्म का कोई नामो निशान नहीं। ठीक है। इस चीज़ से डाउट हुआ। फिर उसके बाद अक्सर कुछ ऐसे पेशेंट मेरी मौजूदगी में 2-3 पेशेंट्स ऐसे मैंने नोट किए थे जो कि अगर हम उनसे कुछ पूछते थे, मैं अगर उससे नाम भी पूछता था तो वो मुझे नाम भी नहीं बताता था। अगर उससे मकसद पूछते थे कि किस मकसद के लिए आप टेस्ट करवाते हैं तो वो मतलब अपनी शनाख्त ज़ाहिर नहीं करते। बिल्कुल। अब मुझे बताओ कि अगर तुम्हें शक हो गया इससे कुछ महीने पहले, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा ज़मीर अभी ज़िंदा है। तुमने किसी को इतला दी? तुमने पुलिस को, मुतल्लिका डिपार्टमेंट को, इदारों को तुमने बताया कि यहाँ पे ये काम हो रही है? इससे तुमने तसल्ली की? मैंने असल में नहीं, मैंने मुझे इस चीज़ का डाउट हुआ जो आज से 3-4 महीने पहले जब मुझे डाउट हुआ तो मेरा ये ज़मीर गवारा नहीं किया कि मैं मज़ीद इस लेबॉर्ट्री में रहूँ। अच्छा, तुम इससे अलग हो? मैंने जी हाँ, 3-4 महीने पहले मैंने इसके साथ अपनी पार्टनरशिप। ये तो ईमान का बड़ा कमज़ोर दर्जा है कि तुमने इससे अलहदगी इख्तियार कर ली जब तुम्हें पता था कि इतना घिनौना काम हो रहा है। नहीं, तुमने मुतल्लिका इदारों को बताया क्यों नहीं? तुमने पुलिस को नहीं, मुझे इस चीज़ का डाउट था और वो डाउट मेरा गलत भी हो सकता था और वो डाउट मेरा सही भी हो सकता था। तुम अपनी पार्टनरशिप ख़त्म कर रहे हो, एक अच्छा खासा चलता कारोबार है, उसमें से तुम निकल रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम अपना नुकसान बर्दाश्त कर रहे थे ना उसके लिए। तो इसका मतलब है तुम्हें यकीन था तो तुम वहाँ से निकले। मैं भी यकीन था ना? बिल्कुल, डाउट नहीं था, तुम्हें यकीन था। या तुमने इससे पूछा? कह भी सकते हैं, मैंने इनसे पूछा है, 2 बार पूछा है। इसने क्या जवाब दिया? इसने मुझे जवाब यही दिया है कि इस तरह का कोई लेना देना नहीं है, कोई इस तरह का सीन नहीं, क्योंकि लेबॉर्ट्री में मेरी मौजूदगी में लेबॉर्ट्री में कोई इस तरह की कोई आज दिन तक मेरे सामने कोई डील वगैरह नहीं हुई। ज़्यादातर जो इनकी डील्स होती थी वो लैब के बाहर से होती। चलेंगे, अब मुझे ये बताओ, चलो तुम्हारे सामने नहीं हुई, उसके बाद क्या पता चल सका वो डील्स क्या थी? वो डील करता कौन था? इस सारे गैंग का मेन लीडर कौन है? सरगुना कौन है? ये डील्स होती किस तरह थी? कौन लोग हैं जिन्हें ग्रैब किया जाता था, जिन्हें लाया जाता था, और कौन लोग हैं जिन्हें गुर्दा बेचा जाता था? सर मैंने जो 2-3 बार इस चीज़ को नोट किया था, आज से अगर हम देखें 3-4 महीने पहले जब मैंने नोट किया था तो वो इस तरह के लोग होते थे, मतलब कि जैसे कोई गरीब या कोई ज़रूरतमंद जो लोग होते थे, ज़्यादातर वो शक्ल से। सरगुना कौन है इस गैंग का? सरगुना कौन? सर उसका जो है ना फैसल को पता है, क्योंकि वो जैसे ये जिन डॉक्टर्स का नाम ले रहा है, तुम उन डॉक्टर्स को जानते हो? नहीं सर, जानते ही नहीं। इनको कभी तुम्हारे सामने नहीं आए वहाँ पे लैब में? नहीं, मुझे जो पता चलता था इन डॉक्टरों के नाम भी अक्सर जब मुझे पता चलते थे बताते तो इनके मुँह से नहीं, इनके फैसल के बाकायदा मुँह से मुझे डॉक्टर शहजाद का नाम, जो डॉक्टर शहजाद था, डॉक्टर शहजाद का मुझे फैसल के मुंह से पता चला था। अब मुझे बताओ, ये जो बच्चा अब्दुल्ला, ये तुम्हारे सामने वहाँ पे आया था लैब में? तुम उससे पहले छोड़ चुके हुए थे? पुलिस ने तुम्हें कहाँ से पकड़ा? सर पुलिस ने जो है ना मुझे क्लिनिक, मेरा एक छोटा सा क्लिनिक है। अच्छा जी हाँ, वहाँ पे अलग
सेटअप बना लिया तुमने? और वहाँ पे तो ये काम नहीं हो रहा? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी नहीं हो रहा? नहीं, वो हमारे एक छोटा सा क्लिनिक है। चलो वो तो और तफ्तीश गली आगे मोहल्ले बढ़ेगी का। तो पता जी। चलेगा तुम्हारा कितना कसूर है, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है वो तुम पुलिस को दोगे मुतल्लिका डॉक्टर्स के बारे में? अगर मुझसे इंशाल्लाह जितना भी हो सकेगा मैं ज़रूर इंशाल्लाह करूँगा। मुल्जिमान की सफाकियत से लेकर मुतासरा अफराद की मजलूमियत तक नाजायज किडनी ट्रांसप्लांट की इस वारदात में डॉक्टर्स का शामिल होना इंतहाई शर्मनाक है। तमाम सरकारी और गैर सरकारी डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है कि वो सेहत के शोबे से वाबस्ता ऐसे तमाम मुल्जिमान के खिलाफ पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करें ताकि ऐसे जराइम पेशा अनासिर की हौसला शिकनी मुमकिन हो सके। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।